ओके, सो हमने एग्जाम्पल 1 2 3 4 भी कर लिया है, 5th किया या बाकी है? कर लिया। ओके, देन एग्जाम्पल 12.6 करेक्ट। ओके, सो 12.6 और नई बुक के अकॉर्डिंगली से 11.6 अकॉर्डिंग टू दिस ईयर। क्या बोल रहे हैं? A wire of a given material have a length L, so L length is given, and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. एरिया ये है और रेजिस्टेंस कितना है? 4 ohm. What would be the resistance of another wire? दूसरा कोई वायर है of the same material, सेम मटेरियल है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा ऐसा पूछा है। वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L by 2, इसकी लेंथ कितनी है? L by 2, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ है L by 2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ट्वाइस है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस क्या हो गया? ट्वाइस है। यही सेम न्यूमेरिकल हमने गिना था, सेम न्यूमेरिकल वी हैव सॉल्व्ड। अंदर थोड़ा से वर्डिंग्स डिफरेंट थे, अदरवाइज सेम ही न्यूमेरिकल हमने गिना था। तो क्या बोला है कि लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है एक पर्टिकुलर मटेरियल का, उसका रेजिस्टेंस मिल रहा है कितना? 4 ओम। अब वही मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी सेम मटेरियल, अब उसकी लेंथ जितनी थी उसकी आधी हो जा रही है, मतलब L थी तो L by 2 हो जा रही है, और एरिया जितना था उसका डबल हो जा रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा वो पूछा है। तो सिंपली जो हमने पहले क्लास कंसेप्ट के टाइम पे हमने जब डिस्कस किया था वही, R is nothing but what? Rho L by A. Therefore say R की वैल्यू डाल दो 4, रो की जगह रो, L की जगह L और A की जगह A। सो रो की वैल्यू मिल गई मुझे से 4A डिवाइडेड बाई L। डन, ये रो की वैल्यू मिली, दैट्स इट। अब यहाँ पर R ढूंढना है, सो R इज इक्वल्स टू रो की जगह तो रो, L की जगह अब क्या है? L by 2 है। अब लेंथ की जगह क्या आ गया? L by 2 आ गया। ओके, एंड A, रो L by A की जगह अब A कितना है? ट्वाइस है। डन। नाउ रो ये R1 सपोज और दिस इज R2। सो अब रो की वैल्यू हम ले आएंगे कहां से? इक्वेशन नंबर से 1। ओके, ये वैल्यू यहां डाल देंगे, तो रो की जगह हम डाल देंगे से 4A डिवाइडेड बाई L, और यहाँ पे है L और यहाँ पे है 4 और A। सो L कट हो गया, A भी कट हो गया और 4 भी कट हो गया, सब कुछ कट हो गया, तो 1 रेजिस्टेंस है तो 1 ओम। दैट्स इट, सिंपल। ओके, इसकी जगह थ्राइस, एरिया थ्राइस हो गया ऐसा भी बोल देंगे, लेंथ जितनी है उसकी ट्वाइस हो गई वो भी बोल सकते, जो बोला वो ट्वाइस हो गई तो हम बोल देंगे 2L, थ्राइस हो गई तो 3L, एरिया भी आधा हो गया तो A by 2, डबल हो गया तो ट्वाइस है, ट्रिपल हो गया तो थ्राइस है, जो भी गिवन हो, हमें यहाँ पे जो आया रो का वैल्यू वो सेम रो यहाँ यूज करना है, दैट्स इट। वही कंसेप्ट है, सेम मटेरियल मतलब रो सेम है, दैट्स इट, दैट इज द कंसेप्ट। वैल्यू डालो, आंसर जो आए वो दैट इज द आंसर, सिंपल है। डन। ओके, चलो तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये था 6th वन, आंसर क्या है? 1 ओम। यस। ओके, 7th होम में बोल रहे हैं ओके, 7th में बोल रहे हैं एन इलेक्ट्रिक लैम्प, मतलब कि से 11.7 ओके, एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm, so R is equals to 20 ohm। जो भी गिवन है वो लिख दो सबसे पहले। देन a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery। कैसे कनेक्ट किया है वो हमें नहीं बताया। a lamp whose resistance 20 ohm and a conductor of 4 ohm। so दूसरा है, ये है क्या? लैम्प। so resistance of say lamp
एंड रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप था ये, और ये कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, तो ये है कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, कनेक्टेड टू अ बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी गिवन है। कैलकुलेट फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, फिगर गिवन है। ओके, तो फिगर हम देख लेंगे तो पता चल जाएगा। यस, क्या पता चल गया? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। देन सो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहली बात जो हमें पता करनी है दैट इज व्हाट, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, आर टोटल और से आर इक्विवेलेंट। कैसे फाइंड करेंगे? रेजिस्ट सीरीज में है तो हाँ, तो 3 तो है नहीं, तो R1 प्लस R2, R लैम्प प्लस R कंडक्टर, that will be equals to 20 plus 4, that will be equals to 24 ohm. That's it. Then second, कहाँ गया ये रहा, the current through the circuit. Okay, second हमें फाइंड करना है करंट। कैसे फाइंड करेंगे? एनी गेस? R is equals to V by I, तो मिल जाएगा उससे करंट। मिल जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यू गिवन है। सो से R is equals to V by I, ये क्या है? ओम्स लॉ। सो I is equals to V by R। V कितना है? 6 वोल्ट। R कितना है? 24। सो कितना आया? 1/4, that will be equals to 0.25 एम्पियर। डन, सिंपल। नेक्स्ट कहाँ गए ये? The potential difference across the electric lamp and the conductor, मतलब कि हमें फाइंड करना है V लैम्प एंड V कंडक्टर, क्योंकि हमें पता है सीरीज में है तो करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा सीरीज में, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और करंट डिफरेंट हो जाएगा। डन, ओके। सो वी लैम्प, तो वी लैम्प अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए मतलब वही आर लैम्प इज इक्वल्स टू वी बाय आई लैम्प अपॉन आई लैम्प, वही सिंपल ओम का लॉ लगा दिया हमने, ओम्स लॉ। ओके, अब आर लैम्प पता है, हाँ पता है 20 ओम। वी लैम्प ढूंढना है, आई लैम्प पता है, आई तो भाई सब जगह सेम ही है। ओके, सो डायरेक्टली वी कैन फाइंड वी लैम्प इज इक्वल्स टू आर लैम्प मल्टीप्लाइड बाय आई लैम्प। सो आर लैम्प है 20 ओम इंटू आई लैम्प तो सब में सेम ही है, दैट इज 1/4। ओके, सो दैट विल बी से 5 वोल्ट। डन। सेम वे में हम गिनेंगे V क्या था? कंडक्टर। V कंडक्टर इज इक्वल्स टू R कंडक्टर इंटू I कंडक्टर। सो R कंडक्टर कितना है? 4 ओम, I कंडक्टर 1/4, सो कितना है? 1 वोल्ट। डन, दिस इज द आंसर। सिंपल था सब कुछ, पक्का समझ में आ रहा है? कोई नींद में तो नहीं है? नींद में हो, मुंह धोना हो तो धो लो, थोड़ा पानी ज्यादा पी लो, थोड़ी देर खड़े रहना हो तो खड़े भी रह सकते हैं। हाँ, करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ना हो तो आती है। सुबह तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है और तुम 5 बजे उठ के, कल से तो 5 बजे उठेंगे तो नींद आएगी, क्योंकि पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके बॉडी सपोर्ट करेगी। तो करो, कुछ ना कुछ करो। हाँ, पी के आओ, 2 ग्लास पी लो। मेरे मैंने ही रखा। वो साइड कौन बैठा है? हाँ,
अब हम आए हैं 7 खत्म हुआ 11 8 सॉरी पानी नहीं पीना वॉक करना हो तो वॉक कर खड़े रहना हो तो खड़े रह सकते हो मैं तो वॉक कर रहा हूँ ओके ऐसे मुझे नहीं आया ये इसको रूट बना चल 11.8 क्या बोल रहे हैं पेज नंबर 214 इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10 कहाँ है भाई 12.12 है यहाँ पर है ओके तो रफली ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक है ये 3 पैरेलल में है ये वोल्टमीटर भी पैरेलल में है then current I positive to negative सर वो स्विच है ना हाँ R1 R2 R3 this is V का plus V का minus that's it this is given ये A मीटर है given suppose the resistance R1 R2 and R3 have the values 5 ohm 10 ohm and 30 ohm so this is say given 5 ohm 10 ohm and 30 ohm 5 10 and 30 respectively which have been connected to a battery of 12 volt तो इसका है 12 volt calculate first current through each resistor सारे resistors के बीच में से करंट फाइंड करना है कैसे आगे बढ़ेंगे बताओ चलो मुझे फाइंड करना है I1 I2 एंड I3 कैसे फाइंड करें सर R1 1 by R1 1 by R2 लेकिन मुझे तो I1 I2 I3 चाहिए वो कैसे निकाल V given है V गिवन है ये रहा 12 वोल्ट तो R भी है हमारे पास तो पहले R निकाल के फिर ये R by V सबसे पहले क्या करें वो बताओ V इज इक्वल्स टू IR फॉर्मूला लगाए किसके लिए लगाए R1 के लिए सबसे पहले क्या करें सबसे पहले वही करेंगे क्या करेंगे तीनों को डिवाइड मतलब वो 1 by पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं चलो सो से 1 upon R इक्विवेलेंट और से R टोटल इज इक्वल्स टू 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 so 1 upon R total is equals to 1 by 5 plus 1 by 10 plus 1 by 30 so से 30 LCM आ जाएगा so से 5 6 are 30 10 3 are and 30 1 are so 6 1 are 6 3 1 are 3 and 1 1 are 1 सही किया है okay so 9 10 so it is 10 by 30 so 1 by 3 1 by 3 therefore RT is equals to 3 ohm आगे क्या करें सर अब तो R मतलब वही R is equal to V by I फिर क्या मिलेगा उससे I मिलेगा I मिलेगा I ढूंढ लेते हैं R is equals to V by I so I is equals to V V is equals to 12 volt divided by R R कितना लूँ 3 so 4 ohm I मिल गया अब क्या करूँ अब करना है
सर नहीं होगा ना, ये आई नहीं। ये तो आई मिला है, मुझे तो वो चाहिए। ये सारे तो चाहिए। हाँ I1 I2 I3 चाहिए। तो वही ना, R1 का अलग, R2 का अलग, R3 का मतलब क्या, यही ओम्स लॉ, करेक्ट? वही बोल रहे हो ना? अलग। हाँ हाँ ओके, ये तो यूज आएगा इसलिए किया मैंने, नहीं तो मैं ना बोल देता, आगे यूज आएगा न्यूमेरिकल में। हाँ तो R1 के लिए निकाले, सो R1 इज इक्वल्स टू से V1 बाई I1, ये ओम्स लॉ है। हमने क्या देखा, पैरेलली है, पैरेलल में वोल्टेज जो है वो सबके लिए सेम होता है या डिफरेंट होता है? सेम। सेम होता है, और करंट डिफरेंट होता है। सेम होता है वोल्टेज, तो V1 सेम सबके लिए, V1 की जगह क्या लिखेंगे हम, 12 वोल्ट। I1 तो ढूंढना है भाई, ओके। सो I1 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई R1 कितना है, 5, मिल गया। 12 बाई 5 एम्पियर, करना हो तो कर लो। 5 2 जा 10 and 4 ओके डन। देन वैसे ही I2, तो I2 के लिए हम बोलेंगे से 12 डिवाइडेड बाई R2 दैट इज 10, दैट इज 1.2 एम्पियर, डन। एंड I3 के लिए से V1 12 डिवाइडेड बाई R3 दैट इज 30, 3 4 जा 12, so 4 by 10 that is equals to 0.4 एम्पियर, डन। ओके मिल गया I1 I2 I3, वही पूछा था। आगे बढ़ते हैं। द टोटल करंट इन द सर्किट मिल गया, ओके। सो टोटल करंट हमें फाइंड करना है। देन द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस मिल गया, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, डन, ओके। सो न्यूमेरिकल सॉल्व। तो सर हम लोग यहाँ से अगर हमें ये फाइंड करें तो I1 प्लस I2 प्लस I3 करके भी I ला सकते हैं। यस वेरी गुड, आ सकता है। देखो 2.4 1.2 दैट इज 3.6 एंड 4 एम्पियर आ सकता है, यस डन, ओके। नेक्स्ट 8 के बाद 9 क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? इन द फिगर 12.12 नाउ यू डू, तुम लोग करो, उनको मुझे देखने दो पीछे है इधर। सर्किट वाले तो है नहीं यहाँ पर, बट कोई बात नहीं, मैं करवाता हूँ, फिर मैं तुम्हें इतने लेवल के हम सॉल्व कर रहे हैं तो फिर एक्सरसाइज में सिंपल है, वो तुम्हें आने चाहिए। ओके चलो तो मैं ही करवा देता हूँ। फिगर पहले बनाओ 12.12 वाली। तो ये दो रेजिस्टेंस हो गए, कितने साले, 1 2 3, 1 2 3 R1 R2 R3 R4 R5. This setup is given. Okay, figure is given to you. Yes, R1 is 10 ohm, R2 is 40 ohm, R3 is 30 ohm, R4 is 20 ohm, R5 is 60 ohm. That's it. And 12 volt battery is connected to an arrangement. Calculate, तुम लोग कैलकुलेट करो, चलो बुक में मत देखो। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। आ जाएगा, इजी है, कुछ नहीं करना, छोड़ो, रहने दो, मैं करवाता हूँ। लेकिन क्या करेंगे, एटलीस्ट यू एक्सप्लेन देन वी विल डू। क्या करें सबसे पहले, क्या क्या पूछा है लिख लूं।
टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट। मुझे भाई आई आर टोटल चाहिए और आई चाहिए, कैसे फाइंड करें? हाँ तो पहले क्या करें? R1 और R2 पैरेलल में, यस। देन 1/R1। हाँ वो ठीक है, वो हो गया, R1 R2 पैरेलल में है तो एक रेजिस्टेंस मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये तीन लोग भी पैरेलल में है, वो भी हो गया। उसके बाद हाँ टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम प्लस लेंगे, उन लोग का प्लस क्यों? ताकि टोटल रेजिस्टेंस मिल सके। लेकिन प्लस ही क्यों? सीरीज में है इसलिए, फिर वो और ये क्या हो जाएंगे? सीरीज में। ये जो इक्विवेलेंट फाइंड किया वो और ये इक्विवेलेंट जो फाइंड किया वो लोग क्या हो जाएंगे? सीरीज में। दोनों मिल गए तो हम सम कर देंगे, तो हमें आर टोटल मिल गया, दैट्स इट। आई ढूंढना हो तो R इज इक्वल्स टू V बाई आई, तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर। V हमारे पास है जो चेंज नहीं होने वाला है, सेम ही है, एंड R हमने ढूंढ लिया है, दैट्स इट, करेक्ट। ओके, तो फटाफट लिखेंगे से 1 अपॉन R12 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 दैट इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/4। 4 plus 10 divided by 40 that is equals to 14/40 is equals to 7/20। वो 40 है। 40 है ना? 40 है, मैंने 4 ले लिया। ओके, सो से 40 plus 10 divided by 400 is equals to 50 divided by 400। सो ये कट हो गया, सो ये हो गया 5 8 सा, ये क्या आया? 1/8। therefore R12 is equals to 8। डन। then 1 upon R345 is equals to 1 upon R3 plus 1 upon R4 plus 1 upon R5 that is equals to 1/30 plus 1/20 plus 1/60। 60 LCM, 32 za, sorry 32 za, 23 za, 61 za, 2 1 za 2, 3 1 za 3, 1 1 za 1, 3 and 3 6/60, 1/10। therefore R345 is equals to 10। R total is equals to R12 plus R345 is equals to 8 plus 10 is equals to 18 ohm, and RT is equals to V by I, therefore I is equals to V, that is 12 divided by 18, that is 4 za and 6 za, 3 4 za, 3 6 za, and then 2 2 za and 2 3 za, 2/3 ऐसा है। R total नहीं, करंट ये कहाँ गया? ये कहाँ गया? ये दिस इज वन आंसर, एंड हम फाइंड कर रहे हैं I। तो I की वैल्यू 2/3 आई। 2/3 मतलब पॉइंट में लिखना हो तो लिखो 0.6666, क्योंकि 20/3 करेंगे 3 6 18, अगेन 2 0 2 0 2 0, वही चलता रहेगा। तो 0.6 बार, और ये बार वापस उसको समझ में ना आए। ओके, डन। समझ में आए? डन। टोटल, हाँ वही फाइंड किया ना हमने, टोटल करंट फाइंड किया। चलो 9 फिर 10। ओके चलो 11.10। An electric iron consumes energy at the rate of this much, energy at the rate of this much watt, मतलब क्या है? पावर है। यूनिट देखो पता चल जाएगा क्या गिवन है।
when heating is at maximum rate and 360 watt when the heating is at minimum rate. ये है maximum rate पे power maximum and max and power minimum rate पे कितना है 360 watt. The voltage V is equals to 220 watt. What are the current and resistance in each case? हमें क्या क्या current and resistance. That means हमें पता करना है current and resistance in each case. Okay, पहले वाला केस मैक्स वाला, तो उसके लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या लगाए? बुक में मत देखो, फॉर्मूला क्या लगाए? P is equals to VI है हमारे पास, याद हो तो. ओके, एक्चुअल में हमारे पास है P is equals to W by T, राइट? वर्क डन पर यूनिट टाइम. वर्क डन के लिए है हमारे पास V is equals to W by Q. V is equals to क्या है? लिखो W by Q. Therefore W is equals to VQ. So W is equals to VQ divided by T. And Q by T is we have I. So say VI. Done. अब क्या है मेरे पास? मेरे पास है V, मेरे पास है P, तो R ढूंढना है तो I ढूंढना है तो मिल जाएगा. ओके, मुझे I ढूंढना है I max, तो मुझे मिल जाएगा से P max डिवाइडेड बाई V. P max है मेरा 840 डिवाइडेड बाई V कितना है? V ये रहा 220. सो 46 नहीं 44 नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, डबल नहीं है. सो 11 और ये कितना हो जाएगा 42. एंड देन ये तो नहीं जाएगा, तो भाई यही आया 42 डिवाइडेड बाय 11. सो 11 3s are 0.33. 7 into 9. Okay, 90 that is 8. Okay, and 20 that is 1. 3.81 कितना देन. और R max भी फाइंड करना है, तो इसमें R तो है नहीं, तो पहले R लाओ. ओके, सो P इज इक्वल टू मेरे पास VI है. डन. I की जगह ओम्स लॉ, R इज इक्वल टू V बाय I. तो I की जगह में और से V की जगह भी मैं लिख सकता हूँ ना, V की जगह में IR लिख सकता हूँ, तो V की जगह में लिख देता हूँ IR और I. डन. ये V की जगह लिखा है, तो I स्क्वायर आ रहा है, तो I तो है मेरे पास, अभी तो ढूंढा. ओ भाई साहब, कोई बात नहीं, चलो 42 11 इंटू 42 11 इंटू R तो ढूंढना है ना. ओके, तो ये किया इंटू R इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू 840. यस, डन. करेक्ट है ना? ओके, सो अब करो वापस. ये थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो गया, कोई बात नहीं, कर लेंगे. सो से ये हो गया ना, देखो 42 2 हो गया, ये नीचे हो जाएगा तो 840 डिवाइडेड बाय 42 इंटू 42 इंटू 11 इज इक्वल्स टू R हो गया. हाँ, अब 42 2 84, तो 20 हो गया. अब और से 2 इंटू ये कितना हुआ 21. अभी 10 है, ये 0 को भूल मत जाना, 10 है. ओके, सो 11 का स्क्वायर 121. सो 121 और एक 0 बाकी था डिवाइडेड बाय 21. ये हमारा आंसर है. कर लो. यहाँ तो होगा नहीं. 21 21 6 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 नहीं 6 5 यस 5 सो कितना हो जाए 105. ओके 105. तो ये 5 हुए और 10 15 और 1 16 16. ऊपर से आ गया 0. देन 21 7 राइट. 21 7 147. हाँ, तो 7
147, ये कितना आया 13.0. नाउ 6 5 जा 6 जा कितना आया 126. कितना 126. 126 बहुत हो गया इतना तो 56 R इज इक्वल टू 57.6 ओम. डन. आ रहा है क्या आंसर? आ रहा है. डन. ओके. सेम वे में इसका करना है. हो जाएगा, कर देते हैं. चलो ओके. अब दूसरे फॉर्मूला से करेंगे. ये लंबा लंबा है सर, तो दूसरा करेंगे थोड़ा. क्या दूसरा करें? सबसे पहले तो मैं फाइंड करूंगा आई मिनिमम. ये तो यही मेथड से करूंगा. तो आ जाएगा P मिनिमम दैट इज 360 डिवाइडेड बाय V दैट इज 220. 0 0 कट, तो यहाँ हो गया 18 और यहाँ हो गया 11. सो 11 1 जा 1 पॉइंट, देन 7 0, सो 6 जा 4 0 दैट इज 3 जा 1.63 एम्पियर. डन. ओके. अब थोड़ा यहाँ पे हम ये नहीं लाएंगे, दूसरा कुछ लाते हैं. सो P इज इक्वल्स टू से VI. मुझे R लाना है, I को ही निकाल दो. I को निकाल दे, तो I को निकालने के लिए ये रहा. I को निकालने के लिए मैं लिख सकता हूँ V बाई R. तो लिखा V बाई R, V स्क्वायर बाई R. R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर दैट इज 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई P. P कहाँ गया 360. डन. ओके. तो 0 कट 0 कट 22 का हो गया 11, 36 का हो गया 18, और यहाँ हो गया 110, यहाँ हो गया 9. और कुछ होगा क्या? 1 तो नहीं होगा अब तो 3 से. सो 11 जा 121. 0 डिवाइडेड 1210 डिवाइड बाई 9. अभी हमने डिवाइड बाई 21 किया था. So say 1210 divided by 9. 9 1 जा 9 that is 3 1 that is 9 3 जा 27 that is 4 आया ना. हाँ, ऊपर से आया 0. 9 4 जा 36 4.0. यस, ये क्या आया? अब 4 आया ना. 134.4. यस, 134.4. डन. समझ में आया? ओके. 134.15 है हमारा, 4 आया. ओके, करेक्ट. फुल मार्क्स. डन. समझ में आ गया? कोई भी मेथड से करो, थोड़ा इतना वेरिएशन होगा. इन लोग ने कौन सी मेथड से किया है? V बाय I. तो देखो एग्जैक्ट आंसर हमारा है. क्यों गेस करो. ये दोनों में से भी एक आंसर चूज करना हो. 134.4 एंड 134.15. उसमें ये एग्जैक्ट आंसर है. क्यों? ये मैं क्यों बोला? अंदर मैंने देखा, उसके बाद बोला. तो क्या देखा, क्या किससे कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्ट आंसर कौन सा है? सर हमने 1.63 क्या 1.63? किसने? नहीं, तो करंट का तो हमने यूज ही नहीं किया ना. हमने तो वोल्टेज का यूज किया. एग्जैक्ट आंसर हमारा है बुक की कंपेयर में. क्यों? क्योंकि बुक ने करंट का यूज किया है. दैट इज 1.64. लेकिन 1.64 एग्जैक्ट आता नहीं है. 18/11 करोगे तो 1.64 एग्जैक्ट नहीं आता है. आता है? नहीं आता. इसलिए तो हमारा 63 आया. मतलब डेसिमल पॉइंट आते हैं. उसने अप्रोक्सीमेशन लिया है 64 का. तो लिया है अप्रोक्सीमेशन, और हमने अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया, हमने एग्जैक्ट लिया है. क्यों? क्योंकि हमने आई की वैल्यू यूज ही नहीं की, क्योंकि हमने तो वोल्टेज लिया और वोल्टेज जो गिवन था वही लिया है. यहां पर भी हमारा एग्जैक्ट आंसर है. क्यों? क्योंकि हमने अगर ये ले लेते 3.81, यहाँ पर आई स्क्वायर लिखा तो 3.81 इंटू 3.81, तो हमारा आंसर थोड़ा गलत आता. मार्क्स फुल मिलते, आंसर सही आता. मतलब जो आया है 57.6 तो 57.5 57.7 ऐसा कुछ आ जाता. मार्क्स फुल मिलते. लेकिन फिर भी एग्जैक्ट आंसर ये है. क्यों? क्योंकि हमने 3.81 का स्क्वायर नहीं किया, हमने 4211 को ही 2 बार लिख दिया.
समझ में आया? इसको ही 2 बार लिख दिया। लेकिन अगर इसका ये तुम करो, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 42/11 मल्टीप्लाइड बाय 42/11, उसका जो आंसर आएगा वो, और 3.81 का स्क्वायर करो, उसका जो आंसर आएगा, समव्हाट डिफरेंस विल बी देयर। इसीलिए हमारा एग्जैक्ट आंसर है। अंडरस्टूड? समझ में आया? मार्क्स दोनों के फुल ही मिलेंगे, बट तुम क्या यूज कर रहे हो। तो अगर कभी तुमने, जैसे इसमें मैंने आई यूज किया, इसमें भी कर सकता था, लेकिन यहाँ आई यूज किया, फिर भी आई का ये फॉर्म यूज करो, नॉट द 0.1, क्योंकि ये तो अप्रोक्सीमेशन है। एग्जैक्टली 42/11 से वो खत्म नहीं हो जाता, इट्स नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। 42/11 करोगे तो 3.81 एग्जैक्ट आंसर है क्या? नहीं। जैसे 10/2 करो तो 5 आएगा, वो एग्जैक्ट आंसर है। बट 11/2 करो तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। डन? समझ में आया ना? सिंपल चीज। डन? ओके, चलो तो ये था 10th, देन 11th। 11th हो गया है तो 12 करेंगे। .12, इससे पहले 11 देख लेने दो। ये हो गया हमारा। ओके, डन। फिर 12 करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, so V is equals to say 220 volt. Then the current is this much. Current is 1/2 लिखो, वो अच्छा लगता है, 1/2 एम्पियर। ओके, 0.50 है इसलिए। फिर what is the power of the bulb? P. तो P is equals to VI है भाई, सिंपल। 220 into 1/2, that will be equals to 110 वाट। यूनिट मत लिख, यूनिट भूल गए ना तो भले ही आंसर सही है, मार्क्स काट लेंगे। पूरा तो नहीं, आधा मार्क्स काट लेंगे, या 1 मार्क्स भी काट सकते हैं। वो थोड़ा बहुत ज्यादा काटना हो तो वैसे स्कूल में शायद 1 मार्क काट ले, क्योंकि तुम्हें याद रहे, इसलिए फिर से गलती ना हो। तो स्कूल में, बोर्ड में आधा मार्क्स तो जाएगा ही, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ओके, तो और फिर वो स्कीम भूल जाना कि 24.5 होता है तो 25 हो गए, ऐसा नहीं करेंगे। वो ऐसे आधे आधे मार्क्स कहीं पे, मतलब ऐसा है कि तुम्हारा कहीं आधा है तो वो सब देखो। ग्रेसिंग किसे मिलती है? जो ग्रेसिंग, गॉड ग्रेसिंग की बात नहीं चल रही है, ग्रेस मार्क्स की बात चल रही है। तो ग्रेस मार्क्स किसे मिलते हैं? जो लोग पास ना हो रहे हो, ओके, उनको जैसे तैसे करके पास करवा देते हैं। और फिर देखना तुम उनकी मार्कशीट, वो जो नंबर लिखा होगा ना, से 36, उसमें ऐसे लिखा होगा लाइक दैट। मतलब क्या है, एक्चुअली उसके मार्क्स है 26 प्लस 8 मार्क्स एक्स्ट्रा है ग्रेसिंग के, तब जाके 36 हुए। समझ में आया? 36 नहीं होंगे, कितने होंगे? ओके, 8 8 तो 28। ओके, तो उसके मार्क्स है 28, फिर जाके उसके कितने हुए? 36। तो लेकिन फिर हम बोलेंगे ये तो, इनको तो कितना अच्छा नहीं है, ये देखेंगे जो मार्कशीट देखते हैं ना, वो पहले ही नजर इस पे चली जाती है। जैसे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई पे ऐसे छोटा सा कर देते हैं, वैसे ये स्टार कर देंगे, उसका मीनिंग है ग्रेस मार्क्स। ओके, सो पासिंग मार्क्स हमारे टाइम पे 36 रहते थे, क्योंकि 100 मार्क्स का होता था ना हमारा पेपर। तुम्हारा तो 80 मार्क्स का होता है, तो कम होते हैं, 36 नहीं। हाँ, 33 है आई थिंक। ओके, बट उसमें भी पास होना जरूरी है। किसमें? वो इंटरनल्स में 20 आउट ऑफ, वो तो दे ही देते हैं सारे स्कूल वाले, उतने तो दे ही देते हैं। ओके, बट दोनों में मतलब कंपलसरी है अच्छा करना, परफॉर्म करना। सो 80 में से तुम 33 लेके आओ। ओके, और इंटरनल में जो है वो किन के लिए, मतलब जो पासिंग मार्क्स है, ये तो सिर्फ मार्क्स की बात है, पासिंग मार्क्स। ओके, ये इंफॉर्मेशन तो सब होती है, ठीक है, हमें तो आगे है, बहुत आगे का बात करना है। ये समझ में आ गया? ओके, ये भी हो गया 13 वाला। ओके, कल किया वो था ये, यस। ओके, तो बुक का सेम 288 रुपीज तुम लोगों ने आंसर दिया था। ये तिथि ने टाइम चेंज कराया और वो ही नहीं है, रियांक भी नहीं है, सो गए वो लोग। डन? चलो, तो अब तुम लोगों की बारी, स्टार्ट करो। एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज का फर्स्ट देखो, पढ़ो
देखो और फिर मुझे बताओ कहाँ डाउट है। गिनना है तुम लोगों को फटाफट ना, क्योंकि हमें कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज। स्टार्ट करो, नोटबुक में स्टार्ट करना है, ऐसे कुछ नहीं होगा। चलो टीशा, पहले का आंसर करो करो फटाफट करो, ऐसे कुछ हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं लिखना है, क्या गिवन है क्या पूछा है और बताओ फटाफट। क्या हुआ? टेक्स्ट बुक नहीं लाए? 1/5 है ऑप्शन में, हाँ है 1/5, लेकिन मुझे पता है तब तक ये आंसर गलत है। देखो और एक बार ट्राई करो। वन बाई फाइव क्या क्या पूछा है? देखो तुम आधा न्यूमेरिकल का आंसर बोल रहे हो, पूछा क्या है वो देखो। फाइव 1/5 गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे थोड़ा याद है आंसर, इसलिए गलत लग रहा है, बट मे बी सही भी हो सकता है, हम कर लेंगे। बट आई थिंक आंसर इज 25। देखते हैं, देखो क्या है। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts। मतलब कि एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस R, ये मेरा वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है R, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स से 1 2 3 4 5 सबकी इक्वल पार्ट से ये सबकी लेंथ प्लस कर दे तो वो लेंथ बन जाएगी इक्वल पार्ट से। These parts are then connected in parallel। तो भाई R1 R2 R3 को कैसे पैरेलली, सो R इक्विवेलेंट को पैरेलली कनेक्टेड। If the equivalent resistance of this combination is R dash, इसका क्या था R, ये इक्विवेलेंट को वो लोग क्या बोल रहे हैं R डैश बोल रहे हैं। तो मैं इक्विवेलेंट नहीं लिख रहा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ R डैश इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। सो 1 बाई क्या है भाई, वो तो गिवन ही नहीं है। अच्छा देखते हैं। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts। ओके 5 इक्वल पार्ट्स में वायर को कट कर दिया है, उसका रेजिस्टेंस R था। These parts are then connected in parallels, कर दिया R dash। Then the R by R dash is, हमें फाइंड क्या करना है, R divided by R dash। R divided by R dash अगर हम करें R divided by R dash तो वो क्या होगा ऐसा पूछा है। ओके सो आपको कॉमन ले लेंगे। हाँ R को कॉमन ले लेंगे। क्यों इक्वल, कौन सा इक्वल है? सारे इक्वल लेंथ में है और एरिया भी इक्वल है, रेजिस्टिविटी तो हाँ हम बोल सकते हैं कि R इक्वल है, मतलब सारे इक्वल है। क्यों, समझ में आया? इक्वल पार्ट्स है मतलब क्या, लेंथ इक्वल है। सपोज ये 50 हो, 50 से सेंटीमीटर, तो ये है 10 सेंटीमीटर, ये भी 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 है 10 सेंटीमीटर। इक्वल पार्ट्स का यही मीनिंग होता है, एक वायर है उसके इक्वल पार्ट्स कर दिए तो ये हो गया ये। अब दूसरा रेजिस्टेंस का क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस भी इक्वली डिवाइड कर दे क्या? तो नहीं, वो डायरेक्टली मत करो, लेकिन लॉजिकली सोचो, हमारा रेजिस्टेंस पहले R था, अब R1 R2 R3 वो सब क्या होगा, तो R किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारा फॉर्मूला रो L बाई A। ये जो रो है, क्या यहाँ पे रो चेंज हो गई? नहीं चेंज हुई, मटेरियल तो वही है। ओके लेंथ चेंज हो गई? अरे क्या नहीं हो गई ना,
ये पूरी लेंथ थी और यहाँ पे लेंथ चेंज हो गई। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ ना तो लेंथ तो सेम है। अरे इसके जितनी ये 50 है और ये 10 है तो चेंज नहीं हुई लेंथ। हाँ उससे चेंज। उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी ही बात कर रहा हूँ, उसके कंपेयर में। उसकी कंपेयर में देखो, इसकी बात कर रहे हैं सपोज हम, रो तो सेम है। एल उसकी कितनी हो गई 1/5 हो गई। ओके ए क्या हुआ? सही ए सेम नहीं हाँ नहीं नहीं हाँ 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 हाँ, और सोच लो और फिर बोलो। नहीं हाँ हाँ मतलब उसके कंपैरिजन में इसकी कंपेयर में इसका एरिया सेम है या नहीं है? हाँ हाँ निर्भय बोल रहा है हाँ, हाँ वो भी हाँ बोल रहा है हाँ, नहीं है, वो है सेम एरिया तो रेडियस हो गया ना। नहीं है सेम। क्यों नहीं है सेम? ये लेंथ का छोटी हो गया ना तो उसका एरिया भी कम हो गया। नहीं, एरिया नहीं कम होगा, एरिया कम नहीं होगा। एरिया का फॉर्मूला हम क्या ले रहे थे? पाई/4 d स्क्वायर और पाई r स्क्वायर, यही हम एरिया का फॉर्मूला ले रहे हैं। समझ में? एरिया का फॉर्मूला है। तो क्या हमने डी या आर को चेंज किया है क्या? नहीं किया है, हमने तो एल को चेंज किया है। हमने डी और आर को तो चेंज किया ही नहीं। मतलब ये ऐसा समझो कि ये पेन है, ओके, अब ये तो मेरी तो टेपर्ड पेन है लेकिन तुम्हारी ये पेंसिल है। अब तुम ये वाला एरिया लो, ये वाला एरिया लो, या यहाँ से ऐसे काट दो और फिर वो वाला एरिया लो, एरिया तो सेम ही आएगा। लेंथ छोटी हो गई बट एरिया तो सेम ही आएगा क्योंकि ये जो आर है वो तो सेम है। समझ में आया? ये जो आर हम कैसे लेंगे? ये वायर है, वायर ऐसे है लेकिन तुम ऐसे देखोगे तो ये रेडियस है। अब इसकी लेंथ थोड़ी इतनी है और पहले इतनी थी, क्या फर्क पड़ रहा है? पाई r स्क्वायर पाई/4 d स्क्वायर चेंज हो रहा नहीं। अंडरस्टूड? ओके, तो ए चेंज हो रहा नहीं है। ए चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स से r1 मेरा कैसा हो गया? रो तो है ही, जैसा था वैसा ही। l कितना हो गया? l/5। और a कितना हो गया? a तो वही है, डन। ओके, अब यहां की जो रो है, यहाँ की रो, ओके, सो यहाँ की रो की वैल्यू, और से डायरेक्टली मैं यहाँ बोल दूंगा से 1/5 रो l/a, ये आया मेरा r1। 1/5 रो l/a आया, दैट मीन्स r1 आया क्या एक्चुअली? रो l/a तो r है, डन। रो l/a क्या है? r है ना, तो वो वैल्यू डाल दी तो r1 की वैल्यू क्या आ गई? r/5 आ गई। हाँ या ना? ये इसको समझ में ना आया तो बोल दो, नहीं तो आगे का नहीं समझ में आएगा। ये कैसे आया पता चला? r1 की वैल्यू r/5 आई, कैसे आया पता चला? ओके, तो r1 की वैल्यू आई r/5, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे r और डिवाइड बाई 5 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 5 प्लस r2 की वैल्यू क्या होगी? वही होगी, r/5 ही होगी ना। ओके, क्योंकि सब कुछ वही है। 1/5 l/5 a। आ जाओ इधर, टेस्ट है। तो ये भी क्या होगी? 5/r। समझ में आ रहा है? सर R2 नहीं होगा, r2 की वैल्यू r/5 होगी ना। ये जैसे r1 की वैल्यू है वैसे r2 भी क्या मिलेगा हमें? 1/5r। कैसे? सेम वे से। रो तो उतना ही है, लेंथ उसकी 1/5 हो गई है और एरिया उसका हो गया, वही देखते आराम से। एरिया उसका क्या हो गया है? सेम है। मैम ने बताया था ना मैसेज में, तुमने मैसेज में देखा, कोई बात नहीं। केमिस्ट्री का टेस्ट है। चार बज गए? हाँ बज गए। लो, ये पेपर लिखना है तुम्हें, पढ़ना है, पढ़ना हो तो पढ़ लो 10 मिनट। सर मेरा ना एग्जाम में थर्ड चैप्टर नहीं है तो आप मेरा फर्स्ट का ले लो। फर्स्ट का? हाँ, फर्स्ट सेकंड है केमिस्ट्री। तो ये मैम ने कौन से चैप्टर का निकाला है? मैसेज में थर्ड लिखा था मैम ने, तो तुम थर्ड का दो और तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से फर्स्ट का दे दो। ओके।
हाँ चलो, समझ में आया ये कैसे? पहला पॉइंट ठीक है, पढ़ लो। ये तुम गलती से कैमरा फेंक मत देना। ओके, हो गया है 5/r, समझ में आ रहा है पक्का? क्यों? रो सेम है, L हो जा रहा है L/5 और एरिया सेम है, तो वैल्यू पुट करो तो हमारा आ गया R/5। पक्का है MCQ, लेकिन कैसे आया है पता चल रहा है? तो ये R/5 सब जगह रखोगे तो 5/r कितने हुए? 1 2 3 4 और 5/r डन। ओके, सब में 5/r कॉमन है तो 5/r कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? 1 + 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 5। कितना हुआ ये? 25/r। ये क्या है? 1/r डैश। ये r यहाँ चला जाएगा, सो r / r डैश इज इक्वल टू क्या है? 25। लेकिन r / r डैश, हाँ यही ढूंढना था, तो बस 25 इज द आंसर। आया समझ में? ओके पक्का? तो कोई डाउट? एक बार हाँ देख लो आराम से। जैसे अभी हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, तो हमने देखा कि भाई लेंथ आधी हो जा रही है तो हमने L/2 लिख दिया, एरिया डबल हो जा रहा है तो ट्वाइस से लिख दिया। वैसे ही हम R1 ढूंढ रहे हैं तो भाई रो वही है, L हो गया L/5 तो L/5, एरिया वही रह रहा है। ओके, अब इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है? ये 5 नीचे आएगा तो रो L/5a, तो रो L/a ये तो R है, ये रो L/a तो R है, तो मैंने लिख दिया R / 5, तो R1 की वैल्यू मिली R/5। वैसे ही R2 की भी, R3 R4 R5 सबकी वैल्यू यही है। अंडरस्टूड? पता चल गया? अब ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। ओके चलो, फिर भी सेकंड बताओ फटाफट। बी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट? बी आएगा। बी आएगा नहीं, क्यों? मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है, बट क्यों मतलब तुम कैसे बोल रहे हो? गिना? फॉर्मूला लगाया? फॉर्मूला नहीं लगाया तो कैसे बोल रहे हो? विच ऑफ, सही हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गलत है, बट लिखो। हाँ बी बोल रहे हो, चलो मैं कर लेता हूँ। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर? P इज इक्वल्स टू W/T, हमारा मेन फॉर्मूला। ओके, V इज इक्वल्स टू W/Q, सो W इज इक्वल्स टू VQ है, VQ/T, ये फॉर्मूला है क्या? नहीं, ये तो है ही नहीं। ओके, देन Q/T है हमारा I, सो VI। डन? डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, सो हमारा मिला VI। देखो पहला हम चेक करते हैं कौन सा, और से I²R, मतलब I और R चाहिए, तो I है तो R लाना हो तो मैं क्या करूंगा? R इज इक्वल्स टू V/I, तो V इज इक्वल्स टू IR, तो V इज इक्वल्स टू IR मतलब क्या आ गया? I²R। तो भाई ये तो है, हमें तो कौन सा नहीं है वो बोला था, तो I और R में I²R है तो ऑब्वियसली IR² नहीं होगा, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। बट दूसरा, तीसरा और चौथा भी देख लो। VI ये रहा, ओके तीसरा, और चौथा V²/R, वो कैसे आएगा? I की जगह ये लिख दो, I की जगह क्या लिखोगे? V/R, तो I की जगह क्या लिखा? V/R, तो आ गया V²/R। सिंपल। चलो थर्ड, तो करो, आंसर बताओ फटाफट। चलो अमन बोलो आंसर, तुम आंसर कम बोल रहे हो, अब टीशा तुम भी कम बोल रहे हो।
अरे मस्ती नहीं करनी है, आंसर बताओ। क्या 50? मुझे नहीं पता, गिनना पड़ेगा। चलो एमसीक्यू है ये। कितना आ रहा है? आर पी क्या ढूंढना है? पी ढूंढना है। ओके 50 वॉट, 50 वॉट, 25 वॉट। ओके करते हैं। वी है हमारा 220 वॉट, पी है हमारा 50 आएगा सर। 100 वॉट। कैसे निर्भय? सर वही वो अपना पहला सर, लेकिन इससे आंसर आया था। अरे आ जाता है तो हर बार नहीं आएगा तो देखना। 50 वोल्ट है तो मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर बोल। सर एमसीक्यूज में तो ये लगाएंगे ना, एमसीक्यूज में। अरे फिर भी जो फॉर्मूला है वो लगाने में कितना टाइम लगेगा? ये देखो V और P मिल गया और हमारा क्या मिल जाएगा? I मिल जाएगा। तो I तो चेंज हो जाएगा पावर के अकॉर्डिंगली, लेकिन तुम R ढूंढो, रेजिस्टेंस सेम रहता है। I तो चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस वोल्टेज के अकॉर्डिंगली I चेंज होगा। तो R ढूंढ लो। सो देखो R कितना होगा? रेजिस्टेंस अगर सेम ले तो P इज इक्वल्स टू से VI है। ओके तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा? से R इज इक्वल्स टू V बाई I। सो I इज इक्वल्स टू V बाई R होगा। V स्क्वायर बाई R अभी निकाला था ना। ओके सो V स्क्वायर बाई R और दैट्स इट। अब R निकाल लो। सो R कितना होगा? V स्क्वायर 220 इंटू 220 बाई P कितना है? 100। ये 100 कट, ये कट, 22 का स्क्वायर 484 ओम। ये क्या आया? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सेम रहेगा। अब बोल रहे हैं क्या ढूंढने को हमें? 110 वॉट हो जाए, वोल्ट हो जाए। कहाँ गया है? थर्ड वाला ना। हाँ तो पावर कंज्यूम्ड। ओके सो अब हमें पूछ रहे हैं P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। अब R हमारा है R तो पता ही है हमें। सो P हमें ढूंढना है। V स्क्वायर तो अब V अलग है, क्या है? 110 इंटू 110 डिवाइड बाय R। R वही रहेगा तो से 484। तो 11 का क्या हो जाएगा? 121 1020 डिवाइडेड बाय से 484। तो इससे अच्छा है 484 को लिख देंगे 22 इंटू 22। सो 11 2 एंड 11 2। सो ये कितना है? 100 है। 1010 मतलब 100 है। 100 डिवाइड बाई 4 दैट इज 25 आंसर आएगा, 50 नहीं आएगा। आ जाता है ना 8th स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला। 25 हमेशा आ जाता है। लो अभी नहीं आया, लेकिन फिर भी मुझे देख लेना। V स्क्वायर बाय R तो पीछे 50 की ऊपर रुको तो V स्क्वायर, तो V स्क्वायर क्या है? 110 ही है ना। V कहाँ गया? हाँ V स्क्वायर ओके डिवाइडेड बाय R। R हमारा वही रहेगा 484। थर्ड नंबर ना सॉल्व करायचं बरोबर जो पैटर्न सर सेकंड नंबर ने निकाल। पीछे देख के बोले थे क्या? मतलब सर वो आई वाले यहाँ पे यूजिंग कौन सा आई वाला है? P is equals to V डायरेक्ट। डायरेक्ट हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो उसमें भी शायद आंसर आ जाए, लेकिन हम वो यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आई कैन बी चेंज। जैसे चेंज क्या नहीं होता है? देखो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती,
वैसे ही अगर तुमने मटेरियल चेंज नहीं किया, मतलब पहले भी लैंप की ही बात थी और अभी भी लैंप की ही बात है, तो रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी और रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। पहले भी तुम बल्ब की बात कर रहे थे, अभी भी बल्ब की ही बात कर रहे हो। पहले भी तुम हीटर की बात कर रहे थे, अभी भी हीटर की ही बात कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस उसका जितना है उतना ही रहेगा। अंडरस्टूड? क्योंकि उसमें ये फैन के जैसे रेगुलेटर नहीं होता कि रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। हर इक्विपमेंट का रेजिस्टेंस फिक्स होता है। एसी का हमारा है तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस, बल्ब का भी फिक्स्ड रेजिस्टेंस। अंडरस्टूड? तो आर चेंज नहीं होता। तो हमें एक में से, जैसे वायर वाले वो एग्जांपल्स है, न्यूमेरिकल्स है, उसमें हम रो की वैल्यू निकालेंगे और वो रो की वैल्यू दूसरे में डाल देंगे। कब डालेंगे? जब बोला होगा कि सेम मटेरियल है तो, नहीं तो नहीं। वैसे ही ये न्यूमेरिकल्स में हम आर की वैल्यू अगर वही है देख तो, हाँ देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब की बात थी, फिर दूसरे केस में भी इलेक्ट्रिक बल्ब ही है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड 110 वोल्ट, तो हमने इक्विपमेंट को चेंज नहीं किया है। अगर यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब था और अब हीटर आ गया तो हम ये ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आया? निर्भय आप भी फॉर्मूला यूज करना, ठीक है? चलो नेक्स्ट। तो गलत हुआ। चलो अब 25 इज द आंसर। हाँ अब फोर्थ वाला गिनो, गिन के बताओ। ऐसे ऐसे ही नहीं बोलना है, फॉर्मूला यूज करो जो हमने पूरे चैप्टर में सीखे हैं। नहीं, वही फंडा है वापस। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स, मतलब एरिया भी सेम है और लेंथ भी सेम है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल, पहले सीरीज में और फिर बाद में पैरेलल में। सेम पोटेंशियल डिफरेंस, वी भी सेम ही रह रहा है, सीरीज में जो था वही पैरेलल में भी है। The ratio of the heat produced in series and parallel combinations would be two conducting wires of the same. Okay, तो मतलब R1 और R2 की बात चल रही है। पहले वायर, टू कंडक्टिंग वायर है, एक का रेजिस्टेंस R1 दूसरे का रेजिस्टेंस R2। अब पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया, बाद में उनको पैरेलली कनेक्ट किया। अब हीट प्रोड्यूस जो है उसका रेशियो निकाल रहे हैं। निकालो तो, क्यों नहीं हो रहा? देखो क्या करेंगे। ईशा किया नहीं, क्या बोल रहे हैं? दो कंडक्टिंग वायर है, सपोज पहले का R1 है रेजिस्टेंस और दूसरे का R2 है, ऑफ इक्वल लेंथ। इक्वल क्या क्या है? इक्वल लेंथ, सेम मटेरियल, एरिया भी इक्वल, डायमीटर भी इक्वल, ये सब कुछ ही इक्वल है। तो चेंज क्या है भाई? चेंज सेम मटेरियल बोला है ना? हाँ सेम मटेरियल बोला है। फिर से पढ़ लेता हूँ, कहाँ गया ये? टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, तो रेजिस्टिविटी सेम, इक्वल लेंथ, इक्वल डायमीटर्स। ओके, तो सेम क्या नहीं है? रेजिस्टेंस सेम नहीं है। क्यों रेजिस्टेंस सेम नहीं है? मतलब रेजिस्टेंस एक बार उनको सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया है, मतलब ये सर्किट है, ऐसा समझो ये मेरा पहला वायर है और ये मेरा दूसरा वायर है। ओके, और उसको कनेक्ट किया है बैटरी से। डन। तो ये कैसे कनेक्ट किया है? सीरीज में। ये वायर है, मतलब तुम इसी को समझो कि ये रेजिस्टेंस है, ऐसा समझो। तो ये सीरीज में है, इसको रेजिस्टेंस समझो, लोग समझते हैं। तो ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में कनेक्ट करो तब आर क्या होगा? सो आर इज इक्वल्स टू से R1 प्लस
R2 डन। R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 करे तो ये हमारा आ गया R इज इक्वल्स टू R। इसको सॉल्व करना हो तो सिंपली सॉल्व करो, या ऐसे रखना है तो ऐसे भी रहेंगे। अगर आगे नहीं होगा तो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? अभी जो हमने किया था R/5 किया था ना, वैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी रहने देते हैं। दूसरे केस में इसको पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं। पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो कितना हो जाएगा ये? R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2, ये 1/R है, देयरफॉर R कितना हो जाएगा? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। समझ में आया? इसमें किसी को डाउट? ये सीरीज के लिए ये आएगा रेजिस्टेंस फॉर सीरीज एंड रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल। ये कैसे है पता चला ना? एलसीएम में लिया है ना, R2 R1 R2 डन। ओके, अब हीट प्रोड्यूस, ये पहले केस में हीट प्रोड्यूस तो क्या है? H इज इक्वल्स टू I² RT। R क्या है? S डन। R की वैल्यू क्या है? S। ओके, और वहां पर क्या है? अगेन हीट प्रोड्यूस। तो अब यहाँ पे वैल्यू तो किसी की गिवन नहीं है, ना T की ना I की, कोई भी वैल्यू। वोल्टेज भी सेम ही है, ऐसा ही बोला गया है। तो हम बोल देंगे कि I² RT सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज है, और यहाँ पर I² RT और दूसरा क्या है? H सीरीज, जब सीरीज में हो तब, और जब पैरेलली हो तब, तो वो हो जाएगा I² R पैरेलल T डन। समझ में आया? तो अब उन्होंने क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो भाई इसी का रेशियो पूछा है, यही रेशियो पूछा है HS/HP। जब सीरीज में हो तब हीट प्रोड्यूस, और जब पैरेलल में हो तब हीट प्रोड्यूस कितना होगा। अंडरस्टूड? तो क्या हो जाएगा? ये तो कट हो गए, ये भी कट हो गए। RS की वैल्यू लगाओ R1 प्लस R2। RP की वैल्यू लगाओ R1 R2 इंटू R1 प्लस डन। ऐसे ही होगा। तो ये क्या हो गया? R1 R2 का स्क्वायर हो गया, करेक्ट। अब सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा आगे। ओके, अब सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमें बोला गया है कि L सेम रह रहा है, इक्वल लेंथ। ओके, इक्वल लेंथ मतलब RS और RP। तो ये जो हमारा R1 और R2 था वो डिफरेंट था, तो R1 और R2। तो डायरेक्टली हमें रेशियो ही गिवन है कि द हीट प्रोड्यूस दैट इज 1/2, 2:1, 1:4 एंड 4:1। सो दो कंडक्टिंग वायर है, उसके लिए हमने ये तो निकाल लिया। डन। यहां तक तो समझ में आ गया? हाँ या ना? निर्भय सो रहे हो क्या? अच्छा, तो यहां तक समझ में आ गया। अब हमें क्या बोल रहे हैं? वोल्टेज सेम रह रहा है, लेंथ, रेजिस्टिविटी, एरिया, डायमीटर सब कुछ ही सेम रह रहा है। डन। तो हमने सारी वैल्यू लगाई, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में चेंज था, तो हमें ये रेजिस्टेंस मिला, दैट इज R1 प्लस R2 टू द होल स्क्वायर R1/R2। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे कि हमें ये रेशियो ही ढूंढना था सीरीज का और पैरेलल का। तो ये तो कट हो गया I² RT, लेकिन ये कट कब होगा? जब तुम्हारा I² और T और सब कुछ सेम होगा तो कट होगा, अदरवाइज कट होगा नहीं। समझ में आ रहा है? ओके, तो देखो वो जो सॉल्यूशन है, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ये वैल्यू कैसे आई पता चले ना? R1 R2 वाली वैल्यू कैसे आई पता चली?
ये देखो यहां तक क्या आया r/2, ये r/2 तक हमने नहीं किया, लेकिन r प्लस आर मतलब क्या हो गया, r प्लस आर मतलब सीरीज में लगाया था। अब रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस जो भी पहले से था, मतलब हमने लिया R1 और दूसरे का क्या लिया था R2, तो दोनों का सम होगा। तो इन्होंने क्या माना कि अगर सब कुछ ही सेम है, क्या क्या सब कुछ सेम है, वोल्टेज सेम है, ओके, एरिया सेम है, लेंथ सेम है, मटेरियल भी सेम है, तो रो L बाई ए, रो सेम है, L भी सेम है, A भी सेम है, मतलब रेजिस्टेंस भी सेम है, वैल्यू तो सेम है, मतलब R1 इज इक्वल टू R2, क्योंकि R कब चेंज होगा, या रो चेंज हो, या L चेंज हो, या A चेंज हो, इसी पे ऊपर डिपेंडेंट है। R इज इक्वल टू रो L बाई, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल ही है। टू कंडक्टिंग वायर्स बोला है, ओके, दो कंडक्टिंग वायर्स, बट यस, तो सेम मटेरियल बोला है, यस बोला ही है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ दी सेम मटेरियल, तो रो सेम, इक्वल लेंथ L सेम, एंड इक्वल डायमीटर, तो एरिया भी सेम, सब कुछ सेम, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, सेम। तो हमारा जो RS आया वो कितना आएगा, 2R, डन। तो हमारा जो फॉर्मूला आया है, क्या फॉर्मूला आया है, R1 प्लस R2 टू दी होल स्क्वायर, तो क्या हुआ वो, से 2R टू दी होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है, 2R टू दी होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 और R का R स्क्वायर, सो 4R स्क्वायर आया, और नीचे है R1 R2, तो मतलब R और R, तो R स्क्वायर कट हो गया, तो आंसर क्या आया, 4, ओके। सो आंसर इज 4:1 एंड 1:4। वो तुमने कैसे लिखा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, पहले सीरीज वाला लिखा है या बाद में पैरेलल वाला, मतलब पहले पैरेलल वाला लिखा है, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट, लेकिन ये समझ में आया, ओके। तो देखो, एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो 1/r, तो वो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2/r, डन। सिंपली जो हमने किया है वही, पहले सीरीज में कनेक्ट R1 प्लस R2, फिर पैरेलली कनेक्ट, तो पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो 1/r प्लस 1/r, सो दैट इज 2/r, तो Rp कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, सिंपल। नाउ H इज इक्वल टू V स्क्वायर T डिवाइडेड बाई R, देखो नाउ हीट प्रोड्यूसिंग टाइम T, V स्क्वायर T बाई R, और से हम लेते हैं I स्क्वायर RT, तो I स्क्वायर की जगह यहां उन्होंने क्या यूज किया है, V बाई R, ओके। हमारा फॉर्मूला क्या है, ओके, देखो हमारा फॉर्मूला हम क्या यूज कर रहे हैं, I स्क्वायर RT, R इज इक्वल टू V बाई आई है, तो I इज इक्वल टू V बाई R होगा, डन। तो I स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R स्क्वायर RT, ये एक R यहां से एक कट हो गया, तो क्या आ गया, V स्क्वायर T बाई R, समझ में आया, कैसे आया, पक्का फॉर्मूला का यूज किया है। देन डायरेक्टली अब क्या हो जाएगा, सीरीज में अगर लिखेंगे तो V स्क्वायर सेम है, T भी सेम है, RS, तो RS की जगह हम क्या लिखेंगे, से जो भी हमारी वैल्यू आई 2R, वो 2R लिख दिया। अब डायरेक्टली यहां पर वैल्यू लिखेंगे तो V स्क्वायर T R, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2V स्क्वायर T डिवाइडेड बाई R, समझ में आ रहा है। अब उन्होंने क्या बोला है, ये दोनों का रेशियो लो, तो उसे V स्क्वायर T डिवाइडेड बाई 2R, और यहां पर आ जाएगा 2V स्क्वायर T डिवाइड बाई R, ऊपर चला जाएगा, तो ये R और ये R कैंसल, देन V स्क्वायर T कैंसल, तो ये आया 1/4, तो 1/4 नॉट 4, 1/4 इज द आंसर, 1:4, मतलब 1/4 1:2, समझ में आया, पक्का। देखो हमने जो यहां तक किया है उसी को हमने क्या बोला, ये R1 और R2 क्या है, R1 इज इक्वल टू R2, सो RS क्या हो जाएगा, 2R ओम, डन। अब पैरेलल में है तो पैरेलल में 1/r, अब ये क्या है, ये दोनों तो सेम हो गए, क्योंकि R1 इज इक्वल टू R2 है, तो R1 प्लस R2, तो ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, R इंटू R, तो ये क्या हो गया, R स्क्वायर, और ये क्या हो गया, 2R, डन। क्योंकि R1 इज इक्वल टू R2 है, तो ये R स्क्वायर, और ये क्या हो गया, 2R।
लेकिन ये आरपी मिला है क्या? R1 अब R लिया, हाँ करेक्ट, ये आरपी मिला है। अब डायरेक्टली तुम ये जो वैल्यू हमने रखी, ओके, उसमें हमने डायरेक्टली RS और वो कट कर दिया था। लेकिन अगेन जब रेजिस्टेंस सीरीज में और पैरेलल में कनेक्टेड हो, सीरीज में और पैरेलल में कनेक्टेड हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, मतलब ये रेजिस्टेंस जो वायर है उसका रेजिस्टेंस जितना है 2 ओम, वो दूसरे रेजिस्टेंस का भी सेम ही रेजिस्टेंस है, दूसरे वायर का भी सेम ही रेजिस्टेंस है जो 2 ओम, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। लेकिन जब उनको कनेक्ट करेंगे एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा। वो समझ में आया? पक्का? क्या बोल रहा हूं मैं, रेजिस्टेंस सेम है, अलग अलग सेम है, मतलब जब सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है। ये भी इसकी वैल्यू सपोज 10 ओम है, तो दूसरे वायर की भी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? 10 ओम। अब सीरीज में कनेक्ट करो तो ये 10 + 10 कितना हो गया? 20 ओम। लेकिन पैरेलल में कनेक्ट करो तो वो कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, 1/10 1/10 तो 2/10 मतलब 1/5 एंड वो 5, वो कितना हो जाएगा? 5। तो पैरेलल में कनेक्ट किया तो 5 ओम और सीरीज में कनेक्ट किया तो 20 ओम। समझ में आया? अब तुम ही बताओ कि V सेम रह रहा है, R जो है वो चेंज हो रहा है। सीरीज में कनेक्ट किया तो कितना आया? 20 ओम और पैरेलली कनेक्ट किया तो कितना आया? से 5 ओम। तो तुम ही बताओ कि दोनों केस में क्या करंट सेम रहेगा? अगर हाँ तो क्यों और ना तो भी क्यों? वोल्टेज तो सेम रह रहा है, वो तो हमने बोल दिया। अब एक बार सीरीज में कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस ये बना, पैरेलली कनेक्ट किया तो ये बना। तो अब करंट जो फ्लो हो रहा है, सपोज सीरीज कनेक्शन है ऐसा, तब जो करंट फ्लो हो रहा है, और पैरेलल कनेक्शन है तब जो करंट फ्लो हो रहा है, क्या दोनों की वैल्यू सेम होगी? चेंज होगी। क्यों? क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यस, ओके, तो चेंज होगी। कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल? ओम्स लॉ से। सो मतलब हमारा जो ओम्स लॉ है, R = V/I। अगर ये कांस्टेंट है और ये चेंज हो रहा है तो ये चेंज होगा ना भाई, क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट लानी है तुम्हें। अगर वो चेंज नहीं हुई तो वो कांस्टेंट आएगा ही नहीं। समझ में आया? जैसे V कांस्टेंट है और मैंने बोल दिया R भी कांस्टेंट है, तो पहले ये था 6 वोल्ट और पहले ये था 1 एम्पियर, तो तुम्हारा R कितना आया? 6 ओम। अब दूसरे केस में वोल्टेज कांस्टेंट है तो वही आएगा 6 वोल्ट और I भी कांस्टेंट है, से 1 एम्पियर, तो वापस 6 वोल्ट आया। लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे चेंज वाला चाहिए, तो ये कांस्टेंट नहीं रह सकता। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो I कांस्टेंट नहीं रहे। अब ये मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं कि I कांस्टेंट नहीं रह सकता, क्योंकि हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज, मैंने जब बोला ना ये कट किया तब, कि ये कब कट कर सकते हैं? जब I तुम्हारा सेम रह रहा हो। टाइम तो सेम है, चलो मान लो, लेकिन टाइम सेम है मान लो, एज्यूमिंग, वो भी गिवन नहीं है, बट I नहीं ले सकते हम, क्योंकि I चेंज है। तो फिर हमें फॉर्मूला वो लेना पड़ेगा जिसमें I ना आता हो। तो कोई बात नहीं, I = V/R लिख दो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I = V/R, तो I² = V²/R²। ऐसा हो गया, डन। यहां पर भी I² की जगह लिख दो V²/R², जैसा हमने अभी किया। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? श्योर? कोई डाउट नहीं है ना? ओके, सो हमारा आंसर है 1:4। अंडरस्टूड? आज इतना रखते हैं, बाकी कल करेंगे। तुम लोग ट्राई करना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ओके? अदरवाइज वी विल सॉल्व। डन?